हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस, उसका पेपर पैटर्न, और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनको पढ़ के आप पूरे मार्क्स ला सकते हो कॉस्ट अकाउंटिंग में। और फिर उसके बाद एंड में थोड़ी बहुत टिप्स दूंगा मैं, जिसको आप फॉलो करके आपकी स्टडीज को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं 6th सेम में। बराबर है। जैसे मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था कि मैं 6th सेम में बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाऊंगा। अगर टाइम मिलेगा तो दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी जाऊंगा, लेकिन पहला मेरा प्रायोरिटी ये होगी कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूं, क्योंकि मोस्टली डिफिकल्टी स्टूडेंट को इसी में आती है, इस सब्जेक्ट्स में आती है। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर बेल आइकन सब्सक्राइब कर चुके हैं, बेल आइकन नहीं दबाए तो बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस आप लोग को मिलते रहें और उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। ठीक है ना। तो चलिए आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस पे। क्या क्या आप लोग को चैप्टर पढ़ना है पहले, तो मैं आप लोग को चैप्टर की लिस्ट बता देता हूं, फिर बताता हूं कि क्या आपका पेपर पैटर्न रहेगा। तो पहले आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोग का पहला चैप्टर है कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट। फर्स्ट चैप्टर क्या है आप लोग का? कॉस्ट कंट्रोल अकाउंटिंग। जो कॉस्ट कंट्रोल अकाउंटिंग है ये आप लोग को एक नया टॉपिक है। ये टॉपिक आपने अभी तक एक भी बार नहीं किया है। हाँ, ये समअप होगा आप लोग का, मतलब बहुत सारे जो आप लोग ने टॉपिक्स के बारे में समझे होंगे उसका थोड़ा क्या बोलते हैं निचोड़ होगा ये, लेकिन काफ़ी एकदम अलग है। तो इस टॉपिक पे आप लोग को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। प्रॉब्लम बहुत सिंपल आता है। आगे की स्टैंडर्ड्स मतलब अगर कॉस्टिंग में आप लोग अगर CMA या MCOM वगैरह करेंगे तो आप लोग को और डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ से बेस बना के जाओगे आप लोग CA वगैरह के लिए या जो भी है CPA बहुत सारे कोर्स हैं, तो उसमें आप लोग को ये काम आएगा। ठीक है ना। तो कॉस्ट कंट्रोल अकाउंटिंग क्या, इसमें एक्चुअली फाइनेंशियल अकाउंटिंग के भी कॉन्सेप्ट लिया आता है और कॉस्ट अकाउंटिंग का भी कॉन्सेप्ट लेके इंटीग्रेट करके, इसमें भी दो टाइप है, इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड लेजर वगैरह बनाना रहता है। तो वो सब टॉपिक इसके अंदर आप लोग को सीखना है। ठीक है ना। तो नया है, याद रखना। सेकंड है आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मतलब जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स चलते हैं। जैसे इसमें आप ले सकते हो कोई बिल्डिंग बना रहा है कोई अलग अलग, तो एक टाइम पे वो लोग एक बिल्डिंग नहीं बनाते, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाते हैं। डैम है, रोड्स है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जो भी कंपनियां हैं वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग मेंटेन करती, क्योंकि मोस्टली होता है कि उन लोग को एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता है 1 साल के अंदर, उसमें कुछ काम बाकी रहता है, 2 साल 5 साल 3 साल 4 साल तक चलता है कॉन्ट्रैक्ट। तो उनको प्रॉफिट निकालना रहता है, एस्टिमेट करना रहता है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोग को सीखना है। किसमें? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। तो याद रखना कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा यूज होता है। फिर अगला चैप्टर है हम लोग का प्रोसेस कॉस्टिंग। हाँ, याद रखना कि बहुत इजी और बहुत अच्छा चैप्टर है। क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। क्योंकि इसमें क्या है, जैसे इसमें थोड़ा मेरा नया है तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बहुत सिंपल है। इसमें जैसा हम लोग अकाउंटिंग फॉर्मेट बनाते थे ना, उसकी तरह ही है, बहुत सिंपल पड़ता है। उसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे अगर आप देखेंगे आप लोग का चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग ये भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये जो है प्रोसेस कॉस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यूज करती है। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खास करके जिनमें क्या होता है, प्रोसेस होता है, मतलब एक बार में वो एक ही मशीन डायरेक्टली डालने से वो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, उसमें अलग अलग प्रोसेस करना पड़ता है। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस A, प्रोसेस B, प्रोसेस C, अलग अलग नाम रहते हैं। अभी नॉर्मली आपको सिलेबस में ABC रहता है, लेकिन अलग अलग प्रोसेस, रिफाइनिंग का प्रोसेस, फिर उसको एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस बोल सकते हैं हम लोग। तो जो प्रोसेस के जरिए गुजरती है चीज़ें बनने के लिए, तो वो प्रोसेस एक पर्टिकुलर प्रोसेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना माल आया, कितने का स्टॉक मतलब इनपुट था, कितने का आउटपुट था, वो सब की कॉस्टिंग हम लोग को सीखना है। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें डिटेल में सिखाया गया है इसमें। अगर आप लोग इसको कॉन्सेप्चुअली और उसको प्रैक्टिकली सोच के करेंगे तो आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। हाँ, खाली रट्टा मारने के लिए करोगे या फिर सिर्फ फॉर्मेट पढ़ के रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। तो याद रखना कि डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा, इजी तो है, लेकिन मतलब आप लोग को मज़ा नहीं आएगा उसमें। तो इंटरेस्ट लेके मज़ा लेके पढ़ना है तो आप लोग को उसको प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ ऐसी ऐसी होती होगी, तो फिर आप लोग को अच्छा लगेगा और उसमें इंटरेस्ट भी रहेगा आप लोग को पढ़ने में। तो ये हो गया प्रोसेस कॉस्टिंग। चाहिए तो आप लोग प्रोसेस कॉस्टिंग के जो थ्योरी है, मतलब लेसन के पहले थ्योरी है, उसके कोई एक कंपनी का एग्जांपल ले लो या देख लो कि उन लोगों से कैसा प्रोसेस होता है, कैसे प्रोसेस कॉस्टिंग मेंटेन करते हैं, तो आप लोग को और मजा आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लेसन है आप लोग का मार्जिनल कॉस्टिंग।
क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग। इंट्रोडक्शन टू मार्जिनल कॉस्टिंग, एक्चुअल में वो पूरा लेसन है कि मार्जिनल कॉस्टिंग को आप लोग को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब क्या होता है कि जो हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें कॉस्ट के मेनली दो कॉन्सेप्ट हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। अब सेमी वेरिएबल भी होता है या सेमी फिक्स भी बोलते हैं उसको हम लोग। तो वो कॉन्सेप्ट्स को हम लोग को कंसिडर करना है कि अगर हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हम लोग का प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा, कि क्या कौन सा खर्चा बढ़ेगा, कौन सा खर्चा कम होगा, कितना हम लोग को सेलिंग प्राइस रखना चाहिए, वो सब इसमें डिसाइड करेंगे हम लोग। किसमें? मार्जिनल कॉस्टिंग में। क्या हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, क्या हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, वो सब हम लोग को इसमें सीखना है। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब जिस पे हम लोग को ना तो प्रॉफिट होगा ना तो क्या होगा, लॉस होगा। मतलब कंपनी सोचेगी कि इतना कम से कम हम लोग का सेल या सेल प्राइस या इतना क्वांटिटी हम लोग को बेचना पड़ेगा, तभी हम लोग को नो प्रॉफिट नो लॉस तक पहुंचेंगे। तो मतलब ये इसके जरिए हम लोग को सीखना है। कौन चैप्टर में? मार्जिनल कॉस्टिंग में। फिर चैप्टर नंबर आप लोग का आता है 5th, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत डिटेल है, ये भी इंट्रोडक्शन ही है। मतलब आगे के स्टैंडर्ड्स में आगे जब आप लोग और कोई कोर्सेज करेंगे रिलेटेड टू कॉस्टिंग तो आप लोग को डिटेल में आएगा, लेकिन अभी फिलहाल नॉर्मल दिया हुआ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इंट्रोडक्शन टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब क्या करते हैं हम लोग, कंपनियां हर एक चीज, जैसे अभी आप लोग को दो टॉपिक दिया है, लेबर और मटेरियल के बारे में ही दिया हुआ है इसके अंदर। तो लेबर के लिए क्या करते हैं लोग, स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि 1 घंटे में या 1 दिन में या 1 महीने में इतना प्रोडक्शन करना चाहिए। या मटेरियल के लिए भी सेट कर लेते हैं कि इतने मटेरियल में अगर हम लोग अगर यूज़ करेंगे तो इतना आउटपुट। जैसे एग्जाम्पल मोमबत्ती की कंपनी है तो 5 किलो मोमबत्ती, अगर मोम यूज़ करेंगे तो कितनी मोमबत्ती बन के निकलेगी। तो वो स्टैंडर्ड है। अगर किसी लेबर को दिए उन्होंने 5 किलो तो इतनी मोमबत्ती बन के निकलना चाहिए। एग्जाम्पल 500 मोमबत्ती बन के निकलना चाहिए। अब उसने 400 ही बनाया, 450 ही बनाया, तो उसको चेक करते हैं कि उसने काम अच्छा किया है कि नहीं किया। तो इसमें स्टैंडर्ड चेक करते हैं और एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और वेरिएंसेस चेक करते हैं कि मतलब पॉजिटिव में काम कर रहा है कि नेगेटिव में काम हो रहा है। तो इसलिए ये चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। क्या? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसमें एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, एक टारगेट सेट करते हैं। मतलब बोलते हैं ना कि इतना सैंपल है ये, उसके हिसाब से फिर परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। लास्ट में आप लोग का 6th चैप्टर है सम emerging concepts of कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं, नई नई चीज़ें हैं, इमर्जिंग है, वो हम लोग को इसमें सीखना है। जैसे टारगेट कॉस्टिंग होता है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग होता है, ABC हम लोगों ने देखे थोड़ा बहुत इसमें 5th सेम में भी दिखाया था मैंने आप लोग को। तो ABC कॉस्टिंग होती है, बेंच मार्किंग होती है। तो ऐसे बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स आए हुए हैं कॉस्टिंग के अंदर, वो ही हम लोग को 6th चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन याद रखना कि 6th चैप्टर आप लोग का थ्योरेटिकल है, मतलब इसमें कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिर्फ टॉपिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह दिया हुआ है, उसके बारे में आप लोग को लिखना है, एक्सप्लेन करना, मतलब उसके ऊपर थ्योरी आएगी। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप लोग को ये 5 चैप्टर के बेस पे आएगा। ये 6 चैप्टर के बेस पे आप लोग को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है ये 5 चैप्टर के बेस पे ही आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का कुछ सिलेबस के बारे में। अब बात आती है सर पेपर पैटर्न क्या होगा। तो पेपर पैटर्न बताता हूँ, फिर आप लोग को बताता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो पेपर पैटर्न एकदम सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा आप लोग का वो उसमें रहेंगे ऑब्जेक्टिव्स। कितने मार्क्स के? 20 मार्क्स के। अगर आप लोग को सिलेबस और पेपर पैटर्न इसका चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेंगे। मेरे वेबसाइट पे जाके विजिट करके आप लोग देख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें मैंने वहां पे अपलोड करते रहता हूं, अपडेट करते रहता हूं, तो आप लोग वहां पे विजिट कर सकते हैं वेबसाइट पे। तो मैं वहां पे आप लोग को लिंक दे दूंगा। आप लोग पेपर पैटर्न और क्या बोलते हैं ये सिलेबस, डिटेल सिलेबस पूरा आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव आ गया, कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का, बराबर है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आएंगे आप लोग, तो आप लोग को आएगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, बराबर ना। उसके अंदर 2 पार्ट रहेंगे, A और B, बीच में रहेगा और, ये भी 20 मार्क्स का। B वो भी रहेगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। मतलब या तो क्वेश्चन नंबर 2 में से या तो A अटेम्प्ट कर लो या तो क्या कर लो, B अटेम्प्ट कर लो। कभी कभार ऐसा होता है कि A के अंदर भी 10-10 मार्क्स के 2 दे देता है और B के अंदर भी 10-10 के मार्क्स। तो ऐसा मत करना कि B का 1 कर लेना, A का 1 कर लेना। B अटेम्प्ट कर रहे हो तो पूरा B, A अटेम्प्ट करो तो पूरा A, तभी ही कंसिडर करेंगे कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 पूरा अटेम्प्ट किए। ठीक है ना, याद रखना। तो ये 20 मार्क्स का। वैसे ही सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3
एज इट इज, जैसा क्वेश्चन नंबर 2 है वैसे क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा 3 रहेगा, वहां पे भी वैसे ही ए और बी दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहेगा, सेम एज इट इज, ये भी 20 मार्क्स, ये भी 20 मार्क्स। फिर इसके बाद आएगा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी 2 पार्ट रहेंगे आप लोग के, ए और बी। ए में जो रहेगा आप लोग को लॉन्ग आंसर्स रहेंगे, क्या रहेंगे, लॉन्ग आंसर्स, और बी में जो रहेंगे आप लोग को शॉर्ट नोट, लेकिन इसमें भी ऑप्शन रहेगा शॉर्ट नोट्स। इसमें आप लोगों को कितने लिखने रहते हैं, 4, अटेम्प्ट एनी 4, ठीक है ना। अब क्या रहे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव में आप लोग को ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, मैचअप भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकता है, आप लोग के टेक्स्ट बुक के पीछे है। क्वेश्चन नंबर 2 ए और बी का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में से कोई दोनों में से एक करना रहेगा, 3 में भी वैसे ही, 4 में भी वैसे ही, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। क्वेश्चन नंबर 5 में आओगे आप लोग को तो ए में लॉन्ग आंसर्स मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 2 में से दोनों लिखना रहेगा, और यहां पे जब आओगे बी में तो शॉर्ट नोट कभी कभार 5 देता है, कभी कभार 6 देता है, कभी कभार 7 देता है, तो उसमें से आप लोगों को कितने लिखने रहेंगे, 4, कितने मार्क्स रहेगा वो भी 20, मतलब ए और बी में ऑप्शन है, या तो लॉन्ग आंसर लिखो या तो क्या लिखो, शॉर्ट आंसर लिखो। अब मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं कि शॉर्ट आंसर लिखो, क्यों, क्योंकि देखिए आप लोग लॉन्ग आंसर मतलब जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसको याद नहीं करते अच्छे से, याद करते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट 99% स्टूडेंट उसको याद नहीं करता है, सिर्फ समझ के लेता है, और उसमें भी मतलब अगर कैटेगरी करूंगा तो मुश्किल से 10% लोग खाली समझ के रखते, बाकी तो अपनी मर्जी में क्या लिख देते हैं। तो अगर आपने लॉन्ग आंसर लिखने बैठे तो कम से कम आप लोग को 10 मार्क्स लिख रहे हो तो 3 पेज लिखना पड़ेगा, तो आप लोग की कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती कि 3 पेज आप लोग लिख सके सोच के समझ के। मोस्टली ऐसा होता है कि इंग्लिश के वर्ड्स वगैरह टर्म्स वगैरह अच्छे मिल नहीं पाते हम लोग को, तो बेटर ये है कि क्या लिखो आप लोग, शॉर्ट नोट, एक 4 टॉपिक पे लिखना है, छोटे छोटे लिखना है, 1.5 पेज, 1 से 1.5 पेज लिखना है, तो 4 टॉपिक पे लिख दो, तो आप लोग को क्या होगा, फटाफट मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि इतना लंबा हम लोग 3 पेज का सोच नहीं पाएंगे, हाँ 1 से 1.5 पेज लिखना है किसी टॉपिक में तो फटाफट लिख दोगे आप लोग। तो जैसी आपकी मर्जी, जरूरी नहीं कि जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ उस तरह से आप लोग भी सोचें, आप लोग की मर्जी, कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अब ये सब होने के बाद याद रखना कि जो ऑब्जेक्ट आप लोग के लेसन है, आप लोग जो भी लेसन पढ़ोगे, पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड, 6 तक, लेसन पढ़ने से पहले आप लोग उसकी थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से रीड कर लो और अंडरलाइन हाईलाइट कर लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ताकि जब आप लोग आप लोग का लेसन फिनिश हो जाए या आप लोग लेसन सॉल्व कर ले, उसके बाद एक बार वापस पढ़ो। क्या बोल रहा हूँ सुन लो, पहले क्या करो, लेसन शुरू करने से पहले उसका थ्योरेटिकल पार्ट पूरा स्टार्ट से लेके लेसन के एंड तक पढ़ लो सुकून से बैठ के, फिर लेसन के प्रॉब्लम सॉल्व करो। प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आपका लेसन फिनिश हो गया, फिर वापस से एक बार थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ो और उसके ऑब्जेक्टिव्स अटेम्प्ट करो जो लेसन के पीछे हैं, तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा और साथ साथ में आपकी क्या कवर हो जाएगी, थ्योरी भी कवर हो जाएगी, क्योंकि आप लोग ने बार बार उसको पढ़े हो तो आप लोग को वो टॉपिक क्या हो गया, दिमाग में बैठ गया रहेगा। आप अपनी वर्ड्स में उसके अपनी मर्जी से उसके बारे में डिटेल में लिख सकते हो, जब आपने पढ़े होंगे तब। ऐसा डायरेक्टली लिखने जाओगे तो लिख नहीं पाओगे, ठीक है ना। याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, लेसन स्टार्ट करने से पहले लेसन पढ़ो, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ो, समझ के पढ़ो, अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, फिर उसके बाद वापस उसको पढ़ो और फिर ऑब्जेक्टिव्स अटेम्प्ट करो, ताकि आप लोग को समझेगा कि आप लोग का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है। फिर आप लोग थ्योरी लिख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, खुद से जो भी थ्योरी आएगी आप लोग को। हाँ, थ्योरेटिकल लेसन है तो उसको आपको 2 से 3 बार पढ़ना है, खुद से समझने की कोशिश करना है, मेन पार्टों को हाईलाइट करना है, ताकि आप लोग उसके बारे में लिख सके। तो ये हो गया कुछ मेरे आप लोग को छोटी मोटी टिप्स भी दे दिया मैंने, और कुछ बातें बता दिया कि ये आप लोग का सिलेबस है, ये आप लोग का पेपर पैटर्न है। अब बात आती है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर सर कौन कौन से करना चाहिए, तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा, मतलब अभी इसका कोई श्योरिटी नहीं है, मैं आप लोग को क्लियरली बोल रहा हूँ, लेकिन अभी जो स्टूडेंट चाहते हैं कि मतलब एटलीस्ट मैं इतना कर लूँ कि मैं कन्फर्म कि मैं पास हो सकूं, तो देखो ऑब्जेक्टिव्स और ये कितने मार्क्स के हैं 20, और ये भी कितने मार्क्स का है 20। अब ये 60 पे भागते रहते हैं, ये 20 को छोड़ देते हैं, तो मैंने इसलिए आप लोग को बताया कि कैसा पढ़ना है आप लोग को, ठीक है ना, लेसन स्टार्ट करने से पहले। तो ये भी कवर हो जाएगा आप लोग का, तो आप लोग का परसेंटेज बढ़ेगा। सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे जाओगे तो परसेंटेज डाउन हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 60 मार्क्स का है, बाकी ये तो छुड़ जाएगा। फिर वो पूछना दूसरे से, स्टूडेंट लोग से, फिर वो कोई गारंटी नहीं कि उसने बराबर किया है कि नहीं किया। इससे बेटर खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनो आप लोग। चलिए अब आते हैं हम लोग कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में बता रहा था शायद आप लोग को, बराबर ना। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा,
क्वेश्चन, वैसे तो सब चैप्टर पढ़ाएंगे क्वेश्चन, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि दोनों में कॉन्ट्रैक्ट आ गया और आपने कॉन्ट्रैक्ट ही छोड़ दियो। प्रॉब्लम क्या है, ए में भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आ गया, बी में भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आ गया और आपने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ही छोड़ दियो, तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 छूट जाएगा, 20 मार्क्स चले जाएगा आप लोग का, याद रखना। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करना। 15 मार्क्स आपको दे के जाएगा कंफर्म, और बहुत इजी है। फिर उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग, ये भी बहुत इजी है और आप लोग को 15 मार्क्स दे के ही जाएगा। कभी ऐसा होगा ही नहीं कि आप लोग को ये मतलब आए नहीं वो, कभी कभार दोनों में भी आ सकता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 ए में, मतलब क्वेश्चन 2 और ए बी में दोनों में प्रोसेस आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। फिर आप लोग याद रखो कि आप लोग क्या करो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जरूर करना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन भी हमेशा, वैसे तो सबके क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इनके आप लोग ज़्यादा मतलब बोलते ना, जिसको अभी ऐसा डाउट है कि मैं यार कितने चैप्टर पढ़ूँ, कितने पक्के करूँ, कितने समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, थोड़ा बोलते ना अच्छे मार्क्स नहीं ला पाऊंगा, मेहनत नहीं कर पाऊंगा उतनी, या मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, ऐसा सोचते हैं। वैसा तो होता नहीं है, सब लोग कर सकते हैं, लेकिन जो भी है आप लोग की मर्जी। तो मैं आप लोगों को ये 3 चैप्टर सजेस्ट जरूर करूंगा। अगर आप लोगों ने 3 किए हैं तो एटलीस्ट आप लोग को 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, तो मतलब 40 और ये ऑब्जेक्टिव और ये 40, 80 आप लोग को आराम से मतलब अटेम्प्ट हो जाएगा। और अगर अच्छे से करे रहोगे 3 चैप्टर तो 80 पूरे भी मिल सकते हैं, क्योंकि आप लोग ने अगर बहुत अच्छे से उतने पे ही मेहनत किए तो डिपेंड्स ऑन यू। हाँ, अगर आप लोग को आउट ऑफ लाना है, जर्रा भी रिस्क लेना है, तो सारे चैप्टर करना पड़ेंगे, फिर कोई उसमें ऑप्शन नहीं है। ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है बहुत स्टूडेंट्स को, ठीक है ना, लेकिन वो भी करना पड़ेगा। क्यों, ये तो करना ही पड़ेगा, ये बहुत इजी है। मार्जिनल कॉस्टिंग सब इजी है टॉपिक में, खाली पहले चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी सब आउट ऑफ एकदम आसानी से ला सकते हो। तो याद रखना कि ये 3 चैप्टर जरूर करना, और बहुत इजी है तीनों चैप्टर, कुछ मतलब बोलते ना एकदम दम ही नहीं है, इतना इजी है। और मैं कोशिश करूंगा कि सब पे वीडियोस बनाऊं, और ये तीनों के पहले वीडियो बनाऊं, किसके, कॉन्ट्रैक्ट के, प्रोसेस के और स्टैंडर्ड के। फिर बाकी अगर टाइम मिलेगा तो मार्जिनल का और कॉस्ट कंट्रोल का वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा कुछ आप लोग को सजेशंस, क्या क्या आप लोग को पढ़ना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और वीडियो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना। वीडियो बनाने के लिए काफ़ी क्या बोलते हैं, रिसर्च करके मैं बनाता हूँ। तो आप लोग चाहते हैं कि मुझे सपोर्ट करें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, नहीं करेंगे तो भी आप लोग की मर्जी। हाँ, वेबसाइट विजिट करना ज़रूर, क्योंकि उसमें मैं बहुत सारे सैम्पल पेपर वगैरह भी डालने वाला हूँ। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और सब्जेक्ट लेके। थैंक यू वेरी मच।